दार्जिलिंग घूमने जाने के लिए इस वीडियो में पूरी गाइडलाइन दी जा रही है। जानकारी से भरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। दार्जिलिंग के बारे में एक नजर। दार्जिलिंग लगभग 6,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और भारत के सबसे खूबसूरत स्थलों में से एक है। दार्जिलिंग नाम दो तिब्बती शब्दों दोरजे और लिंग जिसका अर्थ है भूमि से मिलकर बना है, इसलिए दार्जिलिंग का शाब्दिक अर्थ है वज्र की भूमि। 1835 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहण से पहले दार्जिलिंग कुछ समय के लिए सिक्किम, तब सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था और नेपाल का भी हिस्सा था। फरवरी 1829 के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन लॉयड ने दार्जिलिंग में कुछ दिन बिताए। उस समय यह स्थान दार्जिलिंग का पुराना गोरखा स्टेशन के नाम से जाना जाता था। वह स्थान आज जैसा कुछ भी नहीं था। यह घने जंगलों और पहाड़ों वाला एक निर्जन क्षेत्र था। कैप्टन लॉयड को एहसास हुआ कि दार्जिलिंग ब्रिटिश अधिकारियों के लिए एक महान अभयारण्य या स्वास्थ्य रिसोर्ट बन सकता है। दार्जिलिंग घूमने जाने के लिए यहाँ पूरा गाइडलाइन दिया गया है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और भविष्य के एडवेंचरस टूर में हमसे जुड़ने के लिए वर्ल्ड TTT के हमारे YouTube चैनल पर नोटिफिकेशन घंटी बजाना ना भूलें। अगर आप भारत या विदेश में किसी जगह पर गए हैं तो आपके लिए एक शानदार ऑफर है। ऑफर कृपया इस वीडियो के आखिर में देखें। कुछ ही दिनों पहले मैं अपने परिवार के साथ अपनी कार से सड़क मार्ग से दार्जिलिंग का दौरा किया। मैं इसका विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि दूसरे लोगों को हमारे एक्सपीरियंस का फायदा मिल सके। अगर आप परिवार के साथ या 4-5 लोगों के ग्रुप के साथ जा रहे हैं और अगर आप इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं तो सड़क मार्ग से अपनी कार से जाएं। ग्रुप में यदि 2 व्यक्ति ड्राइविंग जानते हैं तो यह बेहतर होगा। बदल बदल कर दोनों आराम से गाड़ी चला सकते हैं। अगर आप अपनी कार या जीप से दार्जिलिंग जा रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें। 1. गाड़ी के सारे पेपर जैसे ओनर बुक, इंश्योरेंस पेपर, पोल्यूशन पेपर इत्यादि सभी साथ में रखें। इनमें से एक पेपर भी कम रहा तो भारी फाइन देना पड़ सकता है। 2. ड्राइवर के पास उसका अपना DL होना बहुत जरूरी है। DL नहीं होने पर थाने और कोर्ट के चक्कर में आप पड़ सकते हैं। 3. गाड़ी के ओनर का भी साथ में रहना जरूरी है। अगर गाड़ी का ओनर साथ में नहीं है तो ओनर के द्वारा कोर्ट से बना पेपर होना चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि उसने अपनी गाड़ी घूमने के ख्याल से फलाने को दी है। 4. दार्जिलिंग वाले रोड में गाड़ी चलाने के लिए एक्सपर्ट ड्राइविंग का होना जरूरी है। पतले पहाड़ी रोड, डेंजरस मोड़ वाले रोड, खड़ी चढ़ाई वाले रोड वहां आम हैं। 5. ओवरटेक करने से बचें। 6. दार्जिलिंग शहर में पार्किंग का बहुत बड़ा मसला है, आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। 7. जितने भी लोग हैं सबके पास अपनी ID होना बहुत जरूरी है। 8. वेस्ट बंगाल में पेट्रोल थोड़ा सस्ता है, इसलिए आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक वेस्ट बंगाल में फुल करवाएं। दार्जिलिंग अगर आप अरारिया के रास्ते जा रहे हैं तो अरारिया से लगभग 20 किलोमीटर आगे हाईवे पर सागर रेस्टोरेंट है जहां अच्छा खाना, चाय इत्यादि मिलता है और वहां ठहरने का भी अच्छा इंतजाम है। दार्जिलिंग जाने का सबसे अच्छा समय क्या है? आमतौर पर दार्जिलिंग में पर्यटकों के लिए 2 मुख्य पीक सीजन होते हैं, मार्च से मई और अक्टूबर से नवंबर। यही वह समय है जब दार्जिलिंग में पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। आप अपनी दार्जिलिंग यात्रा की योजना कब बनाना चाहते हैं? यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप दार्जिलिंग में क्या अनुभव करना चाहते हैं। यहाँ मैं दार्जिलिंग के मौसमों के बारे में संक्षेप में यहाँ उल्लेख है। 1. वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन, मार्च से अप्रैल, तापमान 6 से 17 डिग्री। 2. ग्रीष्म ऋतु समर सीजन, मई से मध्य जून, तापमान 11 से 19 डिग्री।
3 मानसून का मौसम मॉनसून सीजन मध्य जून से सितंबर तापमान 13 से 19 डिग्री। 4 शरद ऋतु ऑटम सीजन अक्टूबर से नवंबर तापमान 6 से 18 डिग्री। 5 शीत ऋतु विंटर सीजन दिसंबर से फरवरी तापमान 2.5 से 10 डिग्री। मार्च से मई। वसंत और ग्रीष्म ऋतु। दार्जिलिंग की यात्रा के लिए यह सबसे अच्छे समय में से एक है। मौसम सुहावना ठंडा रहता है। आखिरकार दार्जिलिंग यात्रा की योजना बनाने का एक मुख्य कारण मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत पाना है। आसमान भी साफ रहता है, जिससे कंचनजंगा पर्वतमाला का स्पष्ट दृश्य दिखाई देता है। लेकिन यह पर्यटन का चरम मौसम भी है और दार्जिलिंग स्थानीय पर्यटकों से भरा रहेगा। मार्च और अप्रैल वसंत का मौसम है और रोडोडेंड्रोन के खिलने का भी मौसम है। दिसंबर से फरवरी शीतकालीन ऋतु। दार्जिलिंग में सर्दियों में अत्यधिक ठंड होती है और दिसंबर में ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी होती है। दार्जिलिंग से केवल 11 किलोमीटर दूर स्थित टाइगर हिल में भी सर्दियों के दौरान बर्फबारी होती है। इस दौरान दार्जिलिंग में कम पर्यटक आते हैं। यदि आप सर्दियों के दौरान दार्जिलिंग जाने की योजना बना रहे हैं तो अपने साथ ऊनी कपड़े अवश्य रखें। ट्रेन, सड़क और हवाई मार्ग से दार्जिलिंग कैसे पहुँचें? दार्जिलिंग का स्थान। दार्जिलिंग पहाड़ी शहर पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में 6,710 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग शहर में कोई हवाई अड्डा या नियमित ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन नहीं है। यदि आप भारत के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं तो आपको पहले न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, बागडोगरा हवाई अड्डे या सिलीगुड़ी शहर तक पहुंचना होगा और फिर दार्जिलिंग का रुख करना होगा और कोई रास्ता नहीं। जबकि सिलीगुड़ी दार्जिलिंग के करीब मुख्य शहर है। न्यू जलपाईगुड़ी NJP सिलीगुड़ी का जुड़वां शहर है और निकटतम प्रमुख रेलवे जंक्शन है, और बगडोगरा वह जगह है जहां निकटतम हवाई अड्डा स्थित है। ये तीनों टाउनशिप दार्जिलिंग के निचले मैदानों में स्थित हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के विकल्प। एक बार जब आप बगडोगरा, NJP या सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं तो आप दार्जिलिंग के लिए अपनी आगे की यात्रा कर सकते हैं और आप जिस स्थान पर पहुंचते हैं उसके आधार पर आपको दार्जिलिंग के लिए पर्याप्त परिवहन विकल्प मिलेंगे, जिनमें निजी और साझा टैक्सियां, बसें और यहां तक कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे द्वारा संचालित प्रसिद्ध टॉय ट्रेन भी शामिल है। नोट: दार्जिलिंग के लिए बगडोगरा हवाई अड्डे पर केवल प्रीपेड आरक्षित टैक्सियां, छोटी और बड़ी, उपलब्ध हैं। गंगटोक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है। भारत के अन्य हिस्सों से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपके विकल्प यहाँ दिए गए हैं। 1. NJP न्यू जलपाईगुड़ी तक ट्रेन लें। दार्जिलिंग यहां से केवल 76 किलोमीटर दूर है। लगभग 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुंचने के लिए आपको NJP से पर्याप्त टैक्सियां और साझा जीपें मिलेंगी। कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें सिलीगुड़ी से भी होकर गुजरती हैं। आपको सिलीगुड़ी में बहुत सारी साझा जीपें, टैक्सियां और बसें भी मिलेंगी। दार्जिलिंग तक लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। आप NJP या सिलीगुड़ी से सुंदर पहाड़ी मार्ग से टॉय ट्रेन की सवारी भी कर सकते हैं, जिसमें दार्जिलिंग पहुंचने में लगभग 7 घंटे लगते हैं। टॉय ट्रेन ट्रैक अधिकांश भाग के लिए हिल कार्ट रोड के समानांतर और बगल में चलता है। स्केड्यूल और चलने की स्थिति के लिए टॉय ट्रेन सेवा की जांच करें। 2. निकटतम हवाई अड्डे बगडोगरा के लिए उड़ान भरें, जो दार्जिलिंग शहर से 76 किलोमीटर दूर है, और एक निजी टैक्सी लें। यहाँ बसें और साझा टैक्सियाँ उपलब्ध नहीं हैं। बागडोगरा हवाई अड्डे से दार्जिलिंग पहुँचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं। नोट: आपको कार पार्क के पास अनौपचारिक रूप से साझा टैक्सियाँ मिल सकती हैं। 3. कोलकाता, कलकत्ता और सिलीगुड़ी मुख्य बस टर्मिनल हिल कार्ट रोड पर स्थित तेंजिंग नोर्गे बस टर्मिनस के रूप में जाना जाता है के बीच रॉकेट और वोल्वो सेवाओं सहित नियमित बसें हैं। सिलीगुड़ी मुख्य बस टर्मिनल क्षेत्र से आपको दार्जिलिंग के लिए बसें, साझा जीप और निजी टैक्सियां मिलेंगी। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच की दूरी 63 किलोमीटर है। 4.
भूटान, नेपाल और बांग्लादेश से दार्जिलिंग पहुंचना। कई पर्यटक, विशेष रूप से विदेशी, दार्जिलिंग के साथ भूटान, नेपाल या बांग्लादेश की यात्रा को जोड़ते हैं। अक्सर इन देशों के नागरिक यहाँ के बोर्डिंग स्कूलों में पढ़ने वाले अपने बच्चों का दाखिला कराने या उनसे मिलने के लिए दार्जिलिंग और कर्सियांग भी जाते हैं। ऐसी जगहों से दार्जिलिंग पहुँचना बोझिल हो सकता है जब तक कि आप मार्गों और परिवहन से परिचित न हो। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए उपलब्ध मार्गों और परिवहन विकल्पों के बारे में जानने के लिए पड़ोसी देशों से दार्जिलिंग पहुंचें। स्थान की निकटता के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक कोलकाता से दार्जिलिंग आते हैं। कई छोटी उड़ानों के अलावा कोलकाता से ट्रेनें भी काफी सुविधाजनक हैं और एनजेपी पहुंचने में लगभग 12 घंटे लगते हैं। दार्जिलिंग मेल जैसी कुछ ट्रेनें रात भर की सुविधाजनक यात्रा प्रदान करती हैं। कोलकाता से नियमित उड़ानें और बसें भी हैं। दार्जिलिंग की सड़कें। एनजेपी रेलवे स्टेशन, सिलीगुड़ी या बगडोगरा हवाई अड्डे से दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए वास्तव में कई सड़कें हैं। हिल कार्ट रोड NH 110 निचले मैदानों से दार्जिलिंग का मुख्य मार्ग है और अन्य सभी मार्ग अंततः पहाड़ी के विभिन्न बिंदुओं पर हिल कार्ट रोड से मिलते हैं। यदि मुख्य मार्ग का कोई भाग मरम्मत कार्य, भूस्खलन आदि के कारण बंद हो जाता है तो उस खंड को बाईपास करने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाया जाता है। दार्जिलिंग शहर के अलावा कुर्सियांग और मिरिक दार्जिलिंग पहाड़ियों में 2 अन्य लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, लेकिन ये दोनों जगहें 2 अलग-अलग रूट पर हैं। जबकि कर्सियांग स्टेशन और टैक्सी स्टैंड मुख्य हिल कार्ट रोड पर हैं, मिरिक एक सुंदर वैकल्पिक मार्ग पर है जो सुंदर चाय बागानों से होकर गुजरता है। निचले मैदानी इलाकों में विभिन्न बिंदुओं से दार्जिलिंग की ओर जाने वाली सड़कों, दिशाओं, दूरियों, रास्ते के स्थलों और बहुत कुछ के बारे में जानने के लिए दार्जिलिंग की सड़कें देखें। बगडोगरा या एनजेपी से मिरिक और फिर दार्जिलिंग जाने के लिए एक वैकल्पिक सुंदर मार्ग है। यह मार्ग अनेक चाय बागानों से होकर गुजरता है। यह एक लंबा मार्ग है और दार्जिलिंग पहुंचने में लगभग 4.5 घंटे लगते हैं। दार्जिलिंग के खान पान। दार्जिलिंग शहर में नागा व्यंजनों के साथ साथ बंगाली व्यंजन भी प्रसिद्ध हैं। बंगाली व्यंजनों का सबसे विशिष्ट व्यंजन आलू दम है, जिसका शहर में रहने वाले स्थानीय लोगों के दिल में एक विशेष स्थान है। आलू दम के लिए हस्टी टेस्टी रेस्तरां बेस्ट जगह है, जो कि नेहरू रोड पर है। ग्लेनरीज रेस्टोरेंट बार, ग्लेनरीज बेकरी एंड कैफे अपने नाश्ते के लिए प्रसिद्ध है। नाश्ते के दौरान आपको सैंडविच, बर्गर, रोल, पाई, पिज्जा, पेस्ट्री, केक और ताज़ी ब्रेड और रोटियां समेत कई अन्य चीजें मिलती हैं। और हाँ, यहाँ प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय और कॉफी हैं। ग्लेनरी रेस्तरां और बार कई वर्षों से दार्जिलिंग का एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। नेहरू रोड पर और मॉल से सिर्फ 1 मिनट की पैदल दूरी पर स्थित यह 2 मंजिला सफेद इमारत कई दार्जिलिंग प्रेमियों के लिए खास और दिल के करीब है। यह रेस्तरां 100 साल से अधिक पुराना है और ब्रिटिश औपनिवेशिक दिनों के दौरान स्थापित किया गया था। आज इसका निजी स्वामित्व एडवर्ड्स परिवार के पास है, जो दार्जिलिंग के निवासी हैं। दार्जिलिंग शहर जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उतना ही दमदार यहाँ का फूड भी है। ऐसे में अगर आप एक दिन के लिए भी दार्जिलिंग में हैं, तो आपको यहाँ के कुछ मशहूर फूड्स का आनंद जरूर लेना चाहिए। दार्जिलिंग के कुछ मशहूर फूड्स ये हैं: 1 सेल रोटी, 2 आलू अचार, 3 चुरपी, 4 आलू दम, 5 नेपाली थाली, 6 नागा व्यंजन, 7 शाफले, 8 थुक्पा, 9 मोमोज इत्यादि। शानदार चिकन बिरयानी के लिए मुगले आजम मुस्लिम होटल जरूर से जाएं। यह ग्लेनेरीज बेकरी एंड कैफे के बिल्कुल पास है और यह उसी रोड पर है। दार्जिलिंग में कुछ और भी अच्छे मुस्लिम होटल्स हैं, जहां आप अच्छे मुस्लिम नॉन वेज खानों का मजे ले सकते हैं। शॉपिंग। दार्जिलिंग चाय के शौकीनों के लिए एक स्वर्ग है। दार्जिलिंग और इसके छोटे बाजारों और पुराने स्कूल मॉल में खरीदारी आपको शहर का एक शानदार अनुभव देगी। चाय का प्रामाणिक स्वाद और सुगंध आपका दिल चुरा लेगी।
चाय की पत्तियों के पैकेट जमा करने के अलावा कोई भी स्थानीय सामान जैसे हस्तशिल्प सामान, ऊनी स्कार्फ और टोपी, नकली आभूषण आइटम और शहर के बाजारों से कई अन्य चीजें भी खरीद सकते हैं। चाहे आप चौक बाजार जाएं या मॉल रोड, आपको दार्जिलिंग में खरीदारी का एक अद्भुत अनुभव होगा। दार्जिलिंग में खरीदारी के लिए शीर्ष स्थान 1 नेहरू रोड, 2 बतासिया लूप मार्केट, 3 घूम मठ बाजार, 4 तीस्ता बाजार, 5 पशुपति नगर मार्केट, 6 माल रोड, 7 चौक बाजार, 8 तिब्बती शरणार्थी स्वयं सहायता केंद्र, 9 द रिंक मॉल इत्यादि। अगर आप मिरिक के रास्ते दार्जिलिंग आया जा रहे हैं तो रास्ते में लोकल उगाया हुआ संतरा, फ्रूट और सब्जी इत्यादि रोड के किनारे बिकते मिलेंगे, जिसे आप खरीद सकते हैं। दार्जिलिंग में घूमने लायक बेस्ट जगहें: 1 टाइगर हिल, 2 बतासिया लूप और वॉर मेमोरियल, 3 दार्जिलिंग मॉल या चौरास्ता, 4 दार्जिलिंग चिड़ियाघर और HMI, 5 रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क, 6 जापानी मंदिर और पीस पैगोडा, 7 हैप्पी वैली टी एस्टेट, 8 वेधशाला पहाड़ी और महाकाल मंदिर, 9 घूम मठ, 10 तेंजिंग और गोम्बू चट्टाने, 11 तिब्बती शरणार्थी स्वयं सहायता केंद्र इत्यादि। दार्जिलिंग एक छोटा पहाड़ी शहर है, लेकिन दार्जिलिंग में घूमने लायक कई जगहें हैं जहां थोड़ी दूरी तय करके पहुंचा जा सकता है। दार्जिलिंग शहर छोटा है, लेकिन दार्जिलिंग जिला 3000 वर्ग किमी में फैला है, जबकि दार्जिलिंग में घूमने के लिए कई जगहें हैं और शहर के चारों ओर कई आकर्षण हैं। आप 2 अन्य हिल स्टेशनों कुर्सियांग और कलिम्पोंग की भी यात्रा कर सकते हैं, जो काफी सुंदर और आकर्षक हैं। यहाँ मैंने दार्जिलिंग के कुछ अवश्य देखे जाने वाले पर्यटक आकर्षणों के बारे में चर्चा की है। 1 टाइगर हिल। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि टाइगर हिल में सूर्योदय देखे बिना दार्जिलिंग यात्रा कभी पूरी नहीं हो सकती। दार्जिलिंग में 2590 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित टाइगर हिल दार्जिलिंग शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यदि आप दिन में टाइगर हिल जाते हैं तो यह सिर्फ एक और दृश्य है और आपको वहां शायद ही कोई पर्यटक दिखाई देगा, लेकिन सुबह सुबह यह स्थान कारों और सूरज उगने का इंतजार कर रहे लोगों की लंबी कतार से भरा होता है। टाइगर हिल अब कंचनजंगा और अन्य पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के ऊपर अपने शानदार सूर्योदय दृश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। टाइगर हिल पर एक वॉच टावर है, जहां से आपको पर्वत श्रृंखलाओं का व्यापक दृश्य दिखाई देगा। कंचनजंगा और एवरेस्ट की बर्फ से ढकी पर्वतमालाओं पर सूरज की पहली किरणें पड़ते हुए देखना एक अद्भुत अनुभव है। जैसे ही सूर्य क्षितिज से ऊपर उठता है, आकाश का रंग धीरे धीरे सुनहरे पीले से नारंगी में बदल जाता है। सूर्योदय का स्पष्ट दृश्य देखने का सबसे अच्छा समय शरद ऋतु और सर्दियों का है, लेकिन दार्जिलिंग में मौसम काफी अप्रत्याशित हो सकता है और अचानक बादल सूर्योदय के दृश्य को पूरी तरह से बाधित कर सकता है। वैसे भी दार्जिलिंग में हिमालय की सुंदरता को निहारने के लिए टाइगर हिल एक बेहतरीन जगह है। 2 बतासिया लूप और वॉर मेमोरियल। बतासिया लूप हिल कार्ट रोड पर स्थित है और दार्जिलिंग शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और आपकी दार्जिलिंग यात्रा के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। बतासिया लूप एक विशाल रेलवे लूप है, जहां दार्जिलिंग टॉय ट्रेन घूम के ठीक बाद 360 डिग्री का मोड़ लेती है। आप यहां से कंचनजंगा पर्वतमाला और पूरे परिदृश्य का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। बतासिया लूप में बैठने की उचित व्यवस्था के साथ साथ एक अच्छी तरह से बनाए रखा गया इको गार्डन भी है, जहां से आप बैठकर अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। युद्ध स्मारक बतासिया लूप के केंद्र में स्थित है। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले गोरखा सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1995 में युद्ध स्मारक खोला गया था। ठीक बीच में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक गोरखा सैनिक की 3 मीटर की कांस्य प्रतिमा है। बतासिया लूप के बाहर एक छोटा सा बाजार क्षेत्र है, जिसमें क्यूरियोस, बैग, टोपियां और अन्य सजावटी वस्तुएं बेची जाती हैं।
टाइगर हिल की यात्रा के बाद आप सूर्योदय देखने के लिए बतासिया लूप पर जा सकते हैं। समय प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। 3. दार्जिलिंग मॉल या चौरास्ता। दार्जिलिंग मॉल या चौरास्ता दार्जिलिंग शहर का केंद्र है और पूरे शहर में सबसे अधिक घटित होने वाला स्थान है। यह भूमि का एक समतल टुकड़ा है जिसे केवल पैदल चलने वालों के लिए क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया है और मॉल में किसी भी यातायात की अनुमति नहीं है। मॉल के चारों ओर बैठने की व्यवस्था है जहां आप आराम कर सकते हैं और गर्म दार्जिलिंग चाय का आनंद ले सकते हैं। मॉल क्षेत्र में कई दुकानें स्थित हैं जिनमें चाय बार, क्यूरियो शॉप, किताब की दुकानें और बहुत कुछ शामिल हैं। आप इत्मीनान से मॉल में घूम सकते हैं या फिर बेंच पर बैठकर दार्जिलिंग को अपने सामने जीवंत होते देख सकते हैं। मॉल के आसपास घोड़े की सवारी भी पूर्व निर्धारित दर पर उपलब्ध है। दार्जिलिंग मॉल के आसपास घूमने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं। आप मॉल रोड के चारों ओर घूम सकते हैं और दार्जिलिंग के कुछ महत्वपूर्ण और विरासत स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। यहाँ एक खुला सभागार और मंच भी है जहाँ कई समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। मॉल या चौरास्ता वास्तव में दार्जिलिंग शहर का सामाजिक ताना बाना है। 4. दार्जिलिंग चिड़ियाघर और HMI। दार्जिलिंग चिड़ियाघर या पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में घूमने के लिए आकर्षक स्थानों में से एक है। 27 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र को कवर करने वाला यह चिड़ियाघर लाल पांडा, हिम तेंदुए, तिब्बती भेड़िया, हिमालयी काले भालू और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों जैसी दुर्लभ हिमालयी प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रमों के लिए एकमात्र विशेष चिड़ियाघर है। हिमालय पर्वत संस्थान या HMI को पर्वतारोहियों और चढ़ाई के शौकीनों के लिए एक तीर्थस्थल कहा जाता है। यह सभी पर्वत प्रेमियों के लिए अवश्य घूमने योग्य स्थान है। इसमें पर्वतारोहण प्रदर्शनियों और कई अभियान कलाकृतियों वाला एक संग्रहालय है। HMI चिड़ियाघर के समान परिसर में स्थित है और इन दोनों का दौरा एक साथ किया जा सकता है। जब भी हम दार्जिलिंग यात्रा के लिए जाते हैं हम HMI की यात्रा अवश्य करते हैं। परिसर को देखने और इसके नारे आप शिखर से शिखर की ओर चढ़े को पढ़ने मात्र से हमें खुशी का एहसास होता है। समय गर्मियों में प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक और सर्दियों में सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक। 5. रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क। रॉक गार्डन और गंगा माया पार्क दो खूबसूरत पार्क हैं जो एक दूसरे के करीब स्थित हैं। दार्जिलिंग शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित रॉक गार्डन एक सीढ़ीदार उद्यान है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है और बीच में बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ का प्रमुख आकर्षण चट्टानों से गिरता हुआ झरना है। रॉक गार्डन को बारबोटी रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है और इसे दार्जिलिंग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल द्वारा बनाया गया था। गंगा माया पार्क रॉक गार्डन से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और सुंदर फूलों के बगीचे और फव्वारों से युक्त है। पार्क में एक छोटी झील है जहाँ पर्यटक नौकायन का आनंद ले सकते हैं। 6. जापानी मंदिर और पीस पैगोडा। जापानी मंदिर और शांति पगोडा शांति का प्रतीक और शांति का स्थान है। यह दार्जिलिंग शहर से लगभग 10 मिनट की ड्राइविंग दूरी पर जलपहाड़ पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर को निप्पोनजन म्योहोजी बौद्ध मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण 1972 में जापान के एक बौद्ध भिक्षु निचिदात्सु फूजी के तहत किया गया था। पारंपरिक जापानी शैली में निर्मित यह मंदिर 2 मंजिला है। यहाँ से दृश्य अत्यंत अद्भुत है। यहाँ से आप कंचनजंगा चोटी देख सकते हैं। पीस पैगोडा मंदिर के ठीक बगल में स्थित है। जापानी शांति पैगोडा का निर्माण विश्व शांति के उद्देश्य से सभी जातियों और पंथों के लोगों को एक साथ लाने के लिए किया गया था। आप कभी कभी मंदिर में बौद्ध मंत्र और प्रार्थना सुन सकते हैं। यह जगह वास्तव में शांति से भरी है और आप वहां जाकर इसे महसूस कर सकते हैं। समय प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे से शाम 7 बजे तक।
प्रार्थना का समय सुबह 4:30 बजे से 6:00 बजे तक और शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक है। 7 हैप्पी वैली टी एस्टेट। चाय बागान देखे बिना आपकी दार्जिलिंग यात्रा कैसे पूरी हो सकती है? हैप्पी वैली टी एस्टेट सबसे अच्छी जगह है जहां आप चाय बागानों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही यह भी जान सकते हैं कि चाय की पत्तियां वास्तव में आपके कप तक कैसे पहुंचती हैं। चाय बागान की स्थापना 1854 में हुई थी और इसे विल्सन टी एस्टेट के नाम से जाना जाता था। बाद में इस संपत्ति का नाम बदलकर हैप्पी वैली टी एस्टेट कर दिया गया। यह संपत्ति लगभग 110 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और पश्चिम बंगाल में सबसे ऊंचे चाय बागानों में से एक है। यहाँ की अधिकांश चाय की झाड़ियाँ 1 शताब्दी से भी अधिक पुरानी हैं। हिल कार्ट रोड के नीचे स्थित हैप्पी वैली टी एस्टेट की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च और अक्टूबर के बीच तोड़ने और प्रसंस्करण के मौसम के दौरान होता है। इस दौरान एक कर्मचारी आपको चाय फैक्ट्री के चारों ओर ले जाएगा और मुरझाने, बेलने, किण्वित होने और सुखाने की प्रक्रिया समझाएगा और यह भी बताएगा कि एक ही चाय की पत्तियों से काली, हरी और सफेद चाय कैसे निकाली जाती है। दौरे के अंत में चाय का स्वाद भी चखने की पेशकश की जाती है। यहाँ एक चाय बुटीक भी है जहाँ से आप जा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली दार्जिलिंग चाय एस्टेट में उगाई जाती है। समय चाय बागान और फैक्ट्री मंगलवार से शनिवार तक सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहते हैं। नवंबर से फरवरी के बीच फैक्ट्री बंद रहती है क्योंकि सर्दियों में चाय की तुड़ाई नहीं होती है। 8 वेधशाला पहाड़ी और महाकाल मंदिर। ऑब्जर्वेटरी हिल और महाकाल मंदिर मॉल के ठीक पीछे स्थित है। महाकाल मंदिर वेधशाला पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। जैसे ही आप मॉल रोड पर घूमेंगे, आपको पहाड़ी और मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देंगी। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर महाकाल मंदिर है, उस स्थान पर कभी दोर्जेलिंग मठ नामक बौद्ध मठ हुआ करता था। मूल मठ का निर्माण वर्ष 1765 में लामा दोर्जे रिंजिंग द्वारा किया गया था और इसे 1815 में गोरखा आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था। बाद में उस स्थान पर महाकाल मंदिर बनाया गया और चौरास्ता से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे की ओर मठ का पुनर्निर्माण किया गया। महाकाल मंदिर में आपको न केवल हिंदू प्रार्थनाओं के मंत्र सुनाई देंगे बल्कि बौद्ध भिक्षुओं को धर्म ग्रंथ पढ़ते हुए भी सुना जाएगा। यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का एक सुंदर मिलन है, जैसा कि हमने नेपाल के भक्तपुर दरबार स्क्वायर में देखा था। समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक। नौक घूम मठ। दार्जिलिंग के पास सबसे शानदार मठों में से एक घूम मठ है, जिसे यिगा छोलिंग मठ के नाम से भी जाना जाता है। दार्जिलिंग शहर से 8 किलोमीटर दूर और 7,400 फीट की ऊंचाई पर घूम में स्थित यह दार्जिलिंग क्षेत्र में बने सबसे पुराने तिब्बती मठों में से एक है। मठ का मुख्य आकर्षण मैत्रेय बुद्ध या भविष्य के बुद्ध की 15 फीट ऊंची मूर्ति है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए मिट्टी तिब्बत से लाई गई थी। प्रतिमा के सामने 2 विशाल तेल के दीपक हैं, जो पूरे वर्ष हर समय जलते रहते हैं। मठ में कई दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियां भी हैं, जिनमें 108 खंड कांग्यूर तिब्बती बौद्ध सुसमाचार भी शामिल है। 10 तेंजिंग और गोम्बू चट्टानें। तेंजिंग रॉक दार्जिलिंग में प्राकृतिक रूप से बनी एक विशाल चट्टान है और इसका नाम प्रसिद्ध तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है। गोम्बू रॉक तेंजिंग रॉक के ठीक सामने स्थित है और इसका नाम तेंजिंग नोर्गे के भतीजे नवांग गोम्बू के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1963 और 1965 में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इन चट्टानों का उपयोग HMI द्वारा रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। तेंजिंग रॉक का दाहिना भाग शौकिया पर्वतारोहियों के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए आप रॉक क्लाइंबिंग का प्रयास भी कर सकते हैं। 11 तिब्बती शरणार्थी स्वयं सहायता केंद्र।
तिब्बती शरणार्थी स्वयं सहायता केंद्र की स्थापना 1959 में उन तिब्बतियों के पुनर्वास के लिए की गई थी जो तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद भारत चले आए थे। टिके रहने के लिए उन्होंने स्वसहायता का सिद्धांत अपनाया। तिब्बती उत्तम हस्तशिल्प, शॉल, कालीन, नक्काशीदार लकड़ी और अन्य वस्तुएं बनाते हैं। यदि आप वहां जाते हैं तो आप तिब्बती पुरुषों और महिलाओं को इन हस्तशिल्पों पर धैर्यपूर्वक काम करते हुए देख सकते हैं। एक आउटलेट है जहां से आप ये हस्तशिल्प खरीद सकते हैं। तिब्बती शरणार्थी केंद्र एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जहां लेबोंग कार्ट रोड से पहुंचा जा सकता है। परिसर में एक छोटा सा मठ भी है। दार्जिलिंग यात्रा में घूमने के लिए यह हमारी पसंदीदा जगहों में से एक है। इन 11 शानदार जगहों के अलावा आप चिड़ियाघर के पास श्रुबरी और चौक बाजार के पास बॉटनिकल गार्डन भी देख सकते हैं। दार्जिलिंग घूमने का खर्चा एक व्यक्ति के लिए खर्चा ही है जो कि उसे उसके काम को करने में बाधा डालती है। तो चलिए जानते हैं एक व्यक्ति को दार्जिलिंग घूमने में कितना खर्च आएगा। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग टैक्सी का किराया 2 दिन के लिए 450 से 500, दोनों तरफ के लिए 1000, आने जाने। एक दिन के लिए रूम चार्ज 500 तो 2 दिनों के लिए 1000 रुपए। एक दिन के भोजन के लिए 150 रुपए केवल एक व्यक्ति के लिए, 2 दिनों के लिए 300 रुपए। वाहन की बात करें तो अगर आप किराए पर बाइक लेते हैं तो एक दिन के लिए 1000 रुपए और 2 दिन के लिए 2000 रुपए लगेंगे, और अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो 2 दिन के लिए 3000 रुपए लगेंगे। अगर आप ग्रुप में हैं तो टैक्सी बुक करना बेहतर हो सकता है। तो सभी खर्च को मिला के टोटल एक व्यक्ति के लिए 5500 रुपए में सस्ता में दार्जिलिंग का ट्रिप हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि यह बजट सीजन के अनुसार और आपके खर्चा के अनुसार बदल सकता है। और एक बात, इस बजट में आपके शहर से सिलीगुड़ी तक जाने का चार्ज शामिल नहीं है। आपको इसके लिए अलग से बजट बनाना होगा। दार्जिलिंग में सस्ता में कहाँ ठहरें? सस्ता होटल की बात करें तो मैं आपको बता दूं, यदि आप अकेले या ग्रुप में हैं तो आपके लिए दार्जिलिंग में रहने का सबसे अच्छा विकल्प एक हॉस्टल या लॉज होगा। और अगर आप कपल है या परिवार के साथ आते हैं तो आप ऐसे होटल में रुक सकते हैं जिसका किराया मात्र 700 रुपए से 1000 रुपए है। आप विकल्प के तौर पर होम स्टे में भी रुक सकते हैं। ये लोग पार्किंग के लिए गैरेज भी देते हैं। जैसे ही दार्जिलिंग के मनमोहक परिदृश्यों के माध्यम से आपकी यात्रा समाप्त होगी, कंचनजंगा का वह मनोरम दृश्य, चाय के बागान, बर्फ से ढकी हिमालय श्रेणी के पहाड़ों के वह मनोरम दृश्य, बौद्ध मठ, ऊंचे नीचे रोड, पहाड़ी ढलान पर बने बड़े छोटे सुंदर घर, रोप वे, टॉय ट्रेन इत्यादि की यादें जीवन भर के खजाने के रूप में याद रहेंगी। यह दौरा सुंदरता और रोमांच का एक सफर रहा है। दार्जिलिंग ने प्रकृति और संस्कृति की अपनी विविध छवि के साथ निस्संदेह आपके दिल पर एक गहरा छाप छोड़ा है। दार्जिलिंग में आपके अनुभवों की ध्वनि गूंजती रहे और इस राजसी भूमि की भावना आपकी भविष्य की यात्राओं में आपके साथ रहे। हाल ही में यदि आप भारत या विदेश में कुछ स्थानों पर गए हैं तो कुछ तस्वीरों और क्लिप के साथ अपनी कहानी हमारे साथ साझा करें। हम निःशुल्क वीडियो बनाएंगे और अपने चैनल पर प्रकाशित करेंगे। अपनी कहानी, तस्वीरें और क्लिप भेजने के लिए ईमेल यहाँ दिया गया है। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यात्रा गाइड की जानकारी वाले वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के साथ जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग।